मुगलकालीन राजस्व प्रणाली भाग 2 भारतीय इतिहास के इस अध्याय में जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अगर आपने मुगलकालीन राजस्व प्रणाली भाग 1 अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो मुगलकालीन राजस्व प्रणाली भाग 2। अकबर ने 1586-87 में सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज जो होता था 41 अंगुल या 33.5 इंच को प्रारंभ किया। तो इसका माप पूछा जाता है, इलाही गज का माप। तो इलाही गज का माप कितना था? 41 अंगुल तथा या 33.5 इंच। तो या तो अंगुल में ये आपके ऑप्शन में दिया जाएगा या फिर इंच में, या फिर कई बार साथियों ये दोनों चीजें ही ऑप्शन में एक साथ आ जाती हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इलाही गज का माप है 41 अंगुल या 33.5 इंच। और किसने प्रारंभ किया था ये इलाही गज का मापन? अकबर ने। अकबर ने भूमि को नापने के लिए तनब या रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब का प्रयोग किया। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि तनब या रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब का प्रयोग किस शासक ने किया? तो अकबर ने। और इसमें क्या होता था बांस की जरीब में? इसमें बांस के डंडे लोहे की कड़ियों से जुड़े होते थे। अब देखिए, बांस की जरीब का प्रयोग करने का कारण क्या था? तनब या रस्सी का प्रयोग समाप्त कर दिया गया और अकबर ने बांस की जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया। इसका क्या कारण था? देखिए, रस्सी जो है वो मौसम के अनुसार सिकुड़ या फैल जाती है, जिससे भूमि मापने में त्रुटि होती थी। अतः जरीब के प्रयोग ने यह समस्या हमेशा के लिए हल कर दी। तो अकबर जो था वो जरीब का प्रयोग करने वाला पहला शासक था। इसी तरह से मुगल बादशाह शाहजहां ने भी 2 नए नाप चलाए थे। एक तो आता है नीरा ए शाहजहानी, ये माप था, और एक है बीघा ए इलाही। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बीघा ए इलाही ये नाप किसने चलाया था? शाहजहां ने। मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी कौन होता था? तो ये एकदम सीधा सा प्रश्न है। समस्त भूमि का स्वामी होता था राजा। और ये जो कथन है कि समस्त भूमि का स्वामी मुगल काल में राजा होता था, ये फ्रांसीसी चिकित्सक यात्री बर्नियर के द्वारा दिया गया वाक्य है। बर्नियर ने शाहजहां के काल की कृषि व लगान व्यवस्था का वर्णन किया है तथा कहा है कि जमीन का एक टुकड़ा लेकर किसान जब कृषि कार्य प्रारंभ करता है तो कर की अत्यधिक वसूली के कारण उसकी स्थिति खराब हो जाती है तथा वह कृषि कार्य छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। यह कथन कई बार साथियों परीक्षाओं में आ चुका है और ये कृषकों की दयनीय स्थिति को जो है संबोधित करता है बर्नियर, कि शाहजहां के काल में जो है किसान जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर खेती प्रारंभ करता था और कर इतनी अधिक मात्रा में उससे वसूल किया जाता था कि उसकी स्थिति जो है वो लगातार खराब हो गई है और वो लास्ट में क्या करता है? कृषि कार्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं और चला जाता है। बर्नियर ने मुगल सूबेदारों के अत्याचारों का भी वर्णन किया है और क्या कहा है? ऐसे समय में जब कोई भूमि प्राप्त करता था तो वह उसे अधिकाधिक निचोड़ता था, जिससे गरीब किसान उसे छोड़कर अन्यत्र भाग जाते थे। साथियों, किसानों से संबंधित ही नए कृषि कानूनों को लेकर मैं आपके बीच वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे मेरे इस जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुगल काल में लगान इकट्ठा करने का काम, तो लगान इकट्ठा करने का काम कौन करता था? जमींदार, तालुकेदार, मुकद्दम, पाटिल, पटवारी, ये जो है ये लगान इकट्ठा करने का काम करते थे। अब देखिए साथियों, गांव में भू राजस्व की वसूली जो है वो कौन करते थे? मुकद्दम व पटवारी। इसी तरह से परगने में भू राजस्व की वसूली जो है वो कौन से अधिकारी करते थे? तो उनको कहा जाता था आमील, कानूनगो व आमीन। ये आपको ध्यान में रखना है, आमील, कानूनगो व आमीन ये परगने में भू राजस्व की वसूली करने वाले अधिकारी थे और गांव में भू राजस्व की वसूली की जाती थी मुकद्दम व पटवारी के द्वारा। अब देखिए, अगला एक प्रणाली है इजारा प्रणाली। ये आपको ध्यान में रखनी है। इजारा प्रणाली से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका अन्य नाम जो है वो है ठेकेदारी प्रथा। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि इस प्रथा का प्रारंभ किस बादशाह ने किया था?
तो शाहजहां के काल में भू राजस्व वसूल करने की इस प्रणाली का प्रचलन प्रारंभ हुआ था और 18वीं शताब्दी तक इजारा व्यवस्था भू राजस्व वसूली के लिए सामान्य तौर पर प्रचलित हो गई थी। शाहजहां के शासनकाल में 70% भूमि जागीर के रूप में जागीरदारों को दे दी गई थी। इसी कारण से जो है ये जागीरदार जो है वो भूस्वामी बन गए थे और ये अत्यधिक शोषण करने लग गए थे किसानों का। अगला है मासिक अनुपात। ये एक नई व्यवस्था थी जो शाहजहां के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मुगलकालीन कृषि से संबंधित टॉपिक में ये बात मैं आपको बता भी चुका हूं और मनसबदारी व्यवस्था में भी इस बात की हम चर्चा कर चुके हैं। मासिक अनुपात क्या था? शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हासिल क्या होता है? वास्तविक लगान वसूली तथा जमा किसको बोला जाता है? निर्धारित लगान में अंतर बढ़ गया था। हासिल जमा की तुलना में काफी कम रहने लग गया था। इसी अंतर को कम करने के लिए मासिक अनुपात के आधार पर जागीरों की व्यवस्था शाहजहां के द्वारा की गई थी। इस व्यवस्था को ही माहाना जागीर व्यवस्था या मासिक अनुपात के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक है शीश महाजागीर। शीश महाजागीर कौन सी होती थी? जिस जागीर से राजस्व वसूली कुल जमा की 50% होती थी उसे कहा जाता था शीश महाजागीर। और एक होता था सीमाही जागीर। जिस जागीर से राजस्व वसूली कुल जमा की 1/4 होती थी उसे क्या कहा जाता था? सीमाही जागीर कहा जाता था। चारागाह भूमि तथा प्रतिभूमि पर ग्राम समुदाय का स्वामित्व न होकर राज्य का नियंत्रण होता था। यह आपको ध्यान में रखना है। प्रतिभूमि और चारागाह भूमि पर ग्राम समुदाय का स्वामित्व नहीं होता था। किसका नियंत्रण होता था? राज्य का नियंत्रण होता था। इसी तरह से एक शब्दावली परीक्षाओं में आती है साथियों, जाबीताना। जाबीताना क्या है? भूमि की पैमाइश पर होने वाला व्यय। भूमि की पैमाइश करने पर जो व्यय लगता था उस व्यय को कहा जाता था जाबीताना। शाहजहां के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां, यह आपको ध्यान में रखना है मुर्शिद कुली खां का नाम। मुर्शिद कुली खां ने दक्कन की लगान व्यवस्था भूमि कर में टोडरमल तथा मलिक अंबर की लगान व्यवस्था के आधार पर सुधार किया। इसलिए मुर्शिद कुली खां को जो है वो कहा जाता है दक्कन का टोडरमल। तो दक्कन का टोडरमल इतिहास में किसे कहा गया है? मुर्शिद कुली खां को। मुगल काल में राजस्व के अन्य स्रोत, देखिए साथियों भू राजस्व के अलावा अन्य जो स्रोत थे राजस्व के वो थे जजिया, जकात, खुम्स और उस्र। ये 4 जो कर हैं वो मुगल राजस्व के अन्य प्रमुख स्रोतों में गिने जाते हैं। अब बात थोड़ी सी जजिया की कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। बाबर हुमायूं ने हिंदुओं से जजिया लिया था। अकबर ने 1564 में पहली बार जजिया को समाप्त कर दिया था। यह आपको ध्यान में रखना है किस शासक ने और किस वर्ष पहली बार जजिया को समाप्त किया। मुगल बादशाह अकबर ने पहली बार 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया था। हालांकि 1581 में अकबर ने कुछ समय के लिए जजिया पुनः लगाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही इसे वापस हटा भी दिया था। अब बात आती है कि जजिया कर को वापस किसने लागू किया? अकबर ने तो समाप्त कर दिया था। औरंगजेब था जिसने 1679 में जजिया पुनः लागू कर दिया। यह वर्ष पूछा जाता है, बादशाह का नाम पूछा जाता है। पुनः किसने लागू किया? औरंगजेब ने 1679 में। आगे चलकर 1713 में फर्रुख सियर ने जजिया को पुनः समाप्त कर दिया। यह सारा क्रम है, आपको ध्यान में रखना है। औरंगजेब ने वापस लागू किया, फर्रुख सियर ने आगे चलकर 1713 में जजिया को पुनः समाप्त कर दिया। और मुगल काल में भारत में जजिया कर 1720 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के काल में अंतिम रूप से समाप्त हुआ। तो अंतिम रूप से ये जो जजिया कर समाप्त किया था ये किया था बादशाह मोहम्मद शाह ने 1720 में। और साथियों ये जजिया कर क्या था? ये था धार्मिक कर। गैर मुसलमानों को ये कर दिया मतलब जो गैर मुसलमान थे उनसे ये कर लिया जाता था धर्म की स्वतंत्रता के लिए। तो ये था जजिया कर। अगला है जकात। ये कर क्या होता था? मुसलमानों को अपनी संपत्ति का 2.5% जकात देना पड़ता था, किंतु मुगल शासक जकात को केवल सीमा शुल्क के रूप में ही वसूल करते थे। अकबर ने क्या किया? जकात की वसूली बंद कर दी थी, फिर भी ये किसी न किसी रूप में लिया जाता रहा। अतः औरंगजेब को जकात कर न लेने की पुनः घोषणा करनी पड़ी। हालांकि अकबर ने जकात की वसूली बंद कर दी थी, लेकिन चोरी छुपे किसी न किसी रूप में लिया जाता था, इसलिए औरंगजेब को जकात कर न लेने की वापस घोषणा करनी पड़ी। अगला है खुम्स।
खुम्स नामक कर युद्ध में लूट का हिस्सा होता था। युद्ध में लूट का जो हिस्सा होता था वो खुम्स होता था। इसमें देखिए साथियों, ये प्रश्न आता है कि खुम्स का कितना भाग जो है राज्य को दिया जाता था और कितना भाग जो है वो सैनिकों में बांटा जाता था। तो जो लूट का हिस्सा होता था उसमें 1/5 भाग जो है वो किसका होता था, राज्य का होता था, और 4/5 जो भाग है वो होता था सैनिकों का। मुगल काल में खुम्स समाप्त हो गया क्योंकि सैनिकों को वेतन राज्य से मिलता था, अतः युद्ध में लूटी संपत्ति पर राज्य का एकाधिकार होता था। तो खुम्स तो समाप्त मुगल काल में इसलिए हो गया क्योंकि सैनिकों को जो है वेतन राज्य से मिलता था, तो राज्य वेतन देता था, तो इस कर का कोई मतलब ही नहीं रहा, अतः युद्ध में लूटी संपत्ति पर किसका एकाधिकार रहा, राज्य का एकाधिकार बना रहा। अगला इंपॉर्टेंट है राजगामिता कानून, लॉ ऑफ इंचिटमेंट। तो ये राजगामिता कानून क्या था? तो देखिए साथियों, मुगल काल में यदि कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था तो राजगामिता कानून के तहत उसकी जो संपत्ति होती थी उसको शाही खजाने में जमा कर लिया जाता था। तो उसकी संपत्ति को शाही खजाने में जमा कर लिया जाता था जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था। और शाही खजाने को क्या कहा जाता था, बेतुल माल। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कानून क्या था आप समझ गए होंगे। कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसकी संपत्ति को शाही खजाने में जमा कर लिया जाता था। किस कानून के तहत, राजगामिता कानून के तहत। अब देखिए, मुगल बादशाह अकबर ने विवाहों की रजिस्ट्री प्रथा प्रारंभ की थी जिसके लिए शुल्क लगता था। तो विवाहों की रजिस्ट्री प्रथा किसने प्रारंभ की, अकबर ने। जहांगीर ने जो है कौन सा कर समाप्त कर दिया था, यह भी परीक्षाओं में आता है। जहांगीर ने तमगा नामक जो कर है वो समाप्त कर दिया था। मुगल शासकों को अधीनस्थ राजाओं व मनसबदारों से जो पेशकश नकद राशि या नजर प्राप्त होती थी उससे भी राज्य की आय होती थी। तो मुगल शासकों के जो अधीनस्थ राजा होते थे, उनके जो अधीनस्थ मनसबदार होते थे, वो भी समय समय पर मुगल शासकों को पेशकश देते थे, उससे भी राज्य की जो आय है वो होती थी। अब देखिए 3 शब्दावलियां हैं इसी के संदर्भ में, आपको अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। एक तो है नजर, एक है निसार और एक है नियाज। नजर क्या होता है, देखिए बादशाह को दी जाने वाली जो नकद पेशकश होती है उसको कहा जाता है नजर। बादशाह को दी जाने वाली नकद पेशकश क्या कहलाती थी, नजर। अब निसार क्या है, अमीरों द्वारा बादशाह को दिए गए उपहार। अमीरों के द्वारा बादशाह को जो उपहार दिए जाते थे वो क्या, उसको क्या कहा जाता था, निसार। और नियाज, नियाज क्या होता था, शहजादों द्वारा बादशाह को दिए गए उपहार। तो शहजादों के द्वारा जो बादशाह को उपहार दिए जाते थे वो क्या कहलाते थे, नियाज। तो यह है साथियों मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था भाग 2। भाग 1 में मैंने आपको मुगल कालीन भू राजस्व की अलग अलग पद्धतियां बताई थी, जैसे जाप्ता प्रणाली, नस्क कनकुतिया प्रणाली, इसके अलावा टोडरमल के द्वारा प्रारंभ की गई दहशाला प्रणाली, आईने दहशाला जिसको कहा जाता है, और इसके अलावा प्राचीन प्रणाली कर वसूली की गल्ला बख्शी, बंटाई व्यवस्था या बाहुली व्यवस्था, इसके बारे में मैं भाग 1 में विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। और इस भाग 2 की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वाकई आपको लगा है कि मेरी इन जानकारियों से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है और निश्चित रूप से इस टॉपिक में आपका प्रश्न किसी हाल में गलत नहीं होगा, तो आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को सुबह 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।